हाँ जी, नमस्कार। आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंडिया ज्योग्राफी की हमारी वीडियो सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने भारत के भौतिक प्रदेश का टॉपिक हमने शुरू कर दिया था और प्रारंभिक जानकारी भौतिक प्रदेशों से जुड़ी हुई हमने डिस्कस कर ली थी दोस्तों। और कोबर के सिद्धांत पर भी हमने चर्चा कर ली थी। मैं आपको वापस से याद दिला देता हूँ, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया था। और हमने कोबर का भू अभिनति सिद्धांत भी हमने लास्ट सेशन में कंप्लीट कर लिया था। आज के सेशन में हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, सर्वमान्य सिद्धांत, सबसे सटीक माने जाने वाले सिद्धांत, जिसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को लेकर हम बात करेंगे। किसने दिया? ये हैरी हेस ने ये सिद्धांत दिया दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब इसी को हम बिल्कुल बेसिक से समझते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है। इस पर हम बाद में वापस से लौटेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें आपको समझाना चाहूँगा कि ये होता क्या है। बिल्कुल आसान भाषा में, इजी लैंग्वेज में हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये दो शब्द हमारे सामने आते हैं, प्लेट टेक्टोनिक। सबसे पहले हम प्लेट का मतलब समझते हैं कि प्लेट क्या होती है। कि भाई ये खाने की प्लेट है, क्या है, तश्तरी है, पर्वत है, पठार है, क्या है ये प्लेट। और यहाँ पर ये शब्द किस संदर्भ में प्रयोग किया जा रहा है। तो देखिए, प्लेट का मतलब है दृढ़ स्थलखंड का भाग। जहां पर अभी हम खड़े हैं, मैं खड़ा हूं, आप बैठे हैं, आप खड़े हैं, ये भी क्या है? एक प्लेट है। या आसान भाषा में, स्थलखंड का जो भाग है उसको किस नाम से संबोधित किया है? प्लेट के नाम से संबोधित किया है। टेक्टोनिक क्या है? इसको हम बोल सकते हैं प्रवाह, बोल सकते हैं गति, बोल सकते हैं। अगर हम दोनों को मिला देते हैं तो क्या हो गया? प्लेटों के स्वभाव प्रवाह का अध्ययन, प्लेटों की गति का अध्ययन ही क्या है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है दोस्तों। थोड़ा सा मैं आपको और समझाना चाहता हूँ कि प्लेट क्या है, स्थलखंड क्या है, इसको हम समझते हैं। ये देखिए, ये वर्ल्ड का मैप मैंने आपके सामने रख दिया है। अब देखिए, प्लेट जैसे इंडियन प्लेट होती है, ऑस्ट्रेलियन भी है, अफ्रीकन भी है, तो कुछ बड़ी प्लेटें हैं, कुछ छोटी प्लेटें हैं। आसान भाषा में ये समझ लो, स्थलखंड भूखंड जिसको प्लेट नाम से संबोधित किया गया है, जो बड़ा भूखंड है वो बड़ी प्लेट है। जैसे यहाँ पे हम बात करें, अफ्रीकन प्लेट है ये, तो ये बड़ी प्लेट है अपने आप में। यहाँ पर आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट। वैसे ही यहाँ पे ये देखिए, इंडियन प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हम बोल देते हैं। इंडियन प्लेट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है यूरेशियन प्लेट। ठीक है सब। तो ये हो गई साफ प्लेट, कुछ बड़ी है कुछ छोटी है। ठीक है। बड़ी प्लेटें मुख्यतः 6 बताई जाती है, नासा कहता है कि 8 है। और छोटी प्लेटें लगभग 23 से ज़्यादा छोटी प्लेटें हैं। ठीक बात है। अब यहाँ पर अगर आप एक बात नोटिस कर रहे हैं, मैंने हर प्लेट के साथ एक एरो लगाया हुआ है। जैसे अगर यहाँ पे आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये एरो किस डायरेक्शन में जा रहा है? ऊपर है उत्तर, यहाँ पे है पश्चिम। तो ये प्लेट किस दिशा की तरफ गति कर रही है? उत्तर पश्चिम की तरफ। हम वही तो अध्ययन कर रहे हैं भाई। प्लेटों के स्वभाव का, प्लेटों के प्रवाह का, प्लेटों की गति का ही अध्ययन हम इसमें करते हैं। और ये प्लेटें क्या है? चलायमान है, गति कर रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है। और ये परिवर्तन इसमें समय लगता है, हजारों लाखों वर्ष लगते हैं। पहले पेंजिया था, फिर 2 भागों में टूटा, फिर 7 भूखंडों में विभाजित हुआ, और ये 7 भूखंड मूव कर रहे हैं अलग अलग दिशाओं में। समझ गए आप? जैसे आप पैसिफिक प्लेट देखेंगे, प्रशांत महासागर वाली, तो ये पश्चिम दिशा की तरफ मूव कर रही है। यहाँ पे साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट। अगर हम ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की बात करते हैं तो इसकी आप डायरेक्शन देखेंगे उत्तर पूर्व की तरफ। वैसे ही यूरेशियन प्लेट पूर्व दिशा की तरफ गति कर रही है। तो उम्मीद है आपको, तो जो ये प्लेटों का जो गति कर रही है, जिसका हम अध्ययन करेंगे, इसी में यही है प्लेट टेक्टोनिक्स, आसान भाषा में। ठीक है।
चलिए सर, उम्मीद है ये बेसिक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे चलता हूँ दोस्तों। प्लेटों की जो गति है, ये गति हम तीन तरीके से समझने वाले हैं। जैसे पहली गति कौन सी, प्लेटों की अभिसारी गति। सेकंड नंबर पे है अपसारी गति और थर्ड पर है समानांतर गति। आराम से शांति से मेरी बातों को आप सुनेंगे तो बहुत आपको आसान लगेगा ये सब कुछ। पहले बिंदु पर आते हैं, अभिसारी गति। मान लीजिए दोस्तों, ये आपके सामने दो प्लेट है। जैसे अभी प्लेट क्या होती है मैंने डिफाइन किया। ये सब जो स्थलखंड आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको प्लेट नाम से संबोधित किया आसान भाषा में। तो ये हमारे सामने दो प्लेटें हैं। एक को हमने नाम दे दिया ए और दूसरी को हमने नाम दे दिया बी। ठीक है, अब कोई प्लेट छोटी होगी, कोई बड़ी होगी, कोई भारी होगी, कोई हल्की होगी। दोनों को अगर हम तुलनात्मक रूप से देखते हैं तो यहाँ पे मान लीजिए कि ए भारी प्लेट है बी की तुलना में। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जो भारी होगी और एक हल्की होगी तो नीचे कौन सी प्लेट जाएगी। अगर ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के पास में आती है, दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में मूव करती है, जैसा कि मैंने एरो से डिफाइन किया है। ए बी की तरफ और बी ए की तरफ, ये दोनों पास पास आ रहे हैं। तो जो भारी प्लेट होगी, स्वाभाविक सी बात है, वो नीचे जाएगी। तो यहाँ पर आप नीचे डायग्राम में आप देखेंगे कि ए प्लेट बी के नीचे आ गई। अब ये कुछ हिस्सा नीचे आप देख रहे हो, ए का कुछ हिस्सा बी के नीचे आ गया। और मतलब ये हिस्सा आप एक समझने के लिए लगभग 100 किलोमीटर से भी नीचे आ गया। और नीचे क्या है, गर्म क्षेत्र है दोस्तों। तो जो ये जो चट्टानें हैं ये पिघल जाएगी और पिघल कर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगी। और यही मैग्मा जब धरती के ऊपर निकलेगा तो उसको हम लावा बोलते हैं। जमीन के अंदर रहता है तो उसको हम मैग्मा बोलते हैं। तो आप समझ रहे हो कि यहाँ पे है गर्म क्षेत्र और ये यहाँ पे गर्म क्षेत्र होने की वजह से ये एरिया पिघल जाएगा। क्योंकि ये चट्टान हल्की है। तो ये जो मैग्मा है ये पिघल कर इस चट्टान को क्रॉस करके बाहर आने की कोशिश करेगा। ये देखिए, मैं आपको डायग्राम से समझाना चाहूंगा। यहां से इस चट्टान में से होकर ये बाहर निकलेगा दोस्तों। और बाहर आते ये लावा जिसको हम बोलते हैं, या यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे ज्वालामुखी बनेगा। तो उसमें से जो लावा निकलेगा फिर ठंडा होके वो जमेगा। क्या मेरी बात समझ में पा रहे हैं क्या आप। और ठंडा होके जमेगा तो क्या होगा उसके फलस्वरूप। हाँ, तो उसके बाद क्या होगा, वलित पर्वत का निर्माण होगा। यहाँ पे जो ये लावा ठंडा होके यहाँ पे जो जमेगा तो इसमें मोड़ पड़ेंगे और वलित पर्वत का निर्माण होगा। दूसरी बात, जब ये अभिसारी गति होगी तो एक तो वलित पर्वत का निर्माण होगा। प्लेटों का क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे होगा विनाश। क्योंकि यहाँ पे ये दोनों प्लेटें आपस में टकराई है और ये वाला क्षेत्र पिघला है, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्लेटों का विनाश हुआ, प्लेटें यहाँ पे नष्ट हुई। ठीक है। तीसरी बात, यहाँ पे क्या होगा कि ज्वालामुखी क्रिया होगी, जैसा कि मैंने आपको समझाया। ठीक है। और मान लीजिए ये मैग्मा यहाँ से मुख से बाहर नहीं निकलता है तो फिर भूकंप वगैरह भी आ सकते हैं। तो ये तीन चार बातें जो कि प्लेटों की अगर अभिसारी गति होगी तो ये हमें परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। तो ये होगी दोस्तों अभिसारी गति, जिसमें प्लेटें एक दूसरे की तरफ आ रही है, एक दूसरे की तरफ गति कर रही है। ठीक है। दूसरी बात, अपसारी गति। अब ये क्या है, इसमें प्लेटें क्या होगी, एक दूसरे के विपरीत जा रही है। जैसे ये ए प्लेट है और ये बी है, ए इस डायरेक्शन में जा रही है और बी इसके विपरीत जा रही है। अब मान लीजिए, आप कल्पना कीजिए कोई मतलब स्थलखंड है, कोई भूखंड है, दो ये जो बीच में से एक प्लेट इधर की तरफ मूव हो रही है और दूसरी इधर की तरफ मूव हो रही है, तो बीच में दरार आएगी या नहीं आएगी। दरार आएगी बीच में। और दरार आने से क्या होगा, जो ये जो अंदर मैग्मा भरा हुआ है वो बाहर निकलेगा। ठीक है।
और बाहर निकलेगा तो इस प्रकार से पर्वतों का निर्माण होगा। या इसको आप इजीली समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसको हम आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कोई डिब्बा है, ठीक है ना। जैसे मान लो ये मेरे पास शहद का डिब्बा है, ये एक, ठीक है। इसमें बिल्कुल फुल शहद भरा हुआ है टॉप लेवल तक, और बीच में मान लीजिए मैं यहाँ पे कट लगा देता हूँ इसमें, तो क्या होगा? कट लगाने से जो अंदर भरा हुआ शहद है वो बाहर आके आप देखोगे जहाँ पे कट लगा होगा वहाँ पे वो निकल जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे हो रही है भाई। हम दो प्लेटें मूव कर रही है एक दूसरे के विपरीत, तो बीच में से यहाँ पे क्या होगा? क्रैक आएगा, और उस क्रैक में से क्या निकलेगा? मैग्मा निकलेगा, ठीक है। और फिर इस प्रकार से पर्वतों का निर्माण होगा। क्या होगा? नई प्लेटों का निर्माण होगा भाई। यहाँ से ये इस प्रकार से नई प्लेटें बनेगी बाहर आके, ज्वालामुखी क्रिया होगी, लेकिन ज्वालामुखी शांत प्रकार का होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था? अभिसारी में तो क्या हो रहा था? प्लेटों का विनाश हो रहा था इसमें अभिसारी गति में, जबकि अपसारी गति में प्लेटों का निर्माण हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। समानांतर गति में क्या होगा? न तो प्लेटें एक दूसरे की तरफ आएगी, न दूर जा रही है, बस अपनी जगह पे है और साथ साथ चल रही है। अब दिशा सेम भी हो सकती है और दिशा विपरीत भी हो सकती है, तो यहाँ पे क्या होगा? घर्षण होगा प्लेटों में। प्लेटों का विनाश नहीं होगा, न निर्माण होगा, केवल संरक्षण होगा यहाँ पे। भूकंप, इस सिचुएशन में भूकंप ज़्यादा आने की संभावना होती है, और ज़्यादा बारंबारता ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है सिचुएशन में, कि दो प्लेटें आपस में घर्षण कर रही है, घिस रही है ना। ज्वालामुखी नहीं होगा और इसमें पर्वत का निर्माण भी नहीं होगा दोस्तों। तो उम्मीद है तो ये थी आसान भाषा में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और कहीं ना कहीं इसको समझने में, इसके एक्सप्लेनेशन में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का भी कहीं ना कहीं एक अच्छा योगदान है इसको थ्योरी को बनाने में, जो कि आप सब पुस्तकों में पढ़ते हैं। ठीक है जी, चलिए अब हम बुक पे चलते हैं, और बुक में क्या लिखा है वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये रहा प्लेट विवर्तनिकी, वही हैरी हेस। इस सिद्धांत के प्रतिपादक ये रहे और इनका भी योगदान मिलता है। ये कुछ नाम आगे और दिए गए हैं। यह सिद्धांत सबसे सटीक माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 70 से 65 मिलियन वर्ष पूर्व हिमाचल क्षेत्र पर टेथिस नामक एक वृहद भू अभिनीति थी। ठीक है जी। और इस प्रकार से आगे इस पे लिखा हुआ है, इसके उत्तर में एशियाई प्लेट, जिसको हम यूरेशियन प्लेट, और दक्षिण में भारतीय प्लेट स्थित थी। इन दोनों प्लेटों के अभिसारी प्रवाह, अब देखिए अभिसारी प्रवाह को मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर दिया है, के कारण टेथिस सागर का तल सिकुड़ने लगा, और लगभग 60 से 30 मिलियन वर्ष पूर्व भारतीय प्लेट एशियाई प्लेट के बहुत ज्यादा निकट आ गई तथा इसका उत्तरी भाग एशियाई प्लेट के नीचे की ओर धंसने लगा। इससे पार्श्विक संपीड़न हुआ, जिसके कारण टेथिस सागर का अवसाद निष्पीड़ित होकर 30 से 20 मिलियन वर्ष पूर्व 3 समानांतर पर्वत श्रेणियों में बना। और ये 3 पर्वत श्रेणियां आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन सी होगी। ठीक है जी। और एक होता है दोस्तों ये लंबवत संचलन। इसका आप ये नाम ध्यान रखें कि सिद्धांत किसने दिया? अहमद ने दिया 1992 में ये सिद्धांत दिया। ठीक है, ये इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, एक तो कोबर वाला और दूसरा प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत। देखिए अब हम 3 श्रेणियों की बात कर लेते हैं जिनका निर्माण हुआ। ये देखिए, ये देखिए मित्रों, ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय को समझे उससे पहले मैं ये क्लासिफिकेशन आपको वापस से याद दिला देना चाहता हूँ। देखिए ये क्लासिफिकेशन हमने यहाँ से किया था। ये देखिए जब हमने भारत के भौतिक प्रदेशों को विभाजित किया था, डिवाइड किया था, और पहला भौतिक प्रदेश ये था हमारा उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया था, ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। अब हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों
ट्रांस हिमालय को, क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति हमने समझ ली है। ठीक है, अब ट्रांस हिमालय में भी 3 श्रेणियां हैं हमारे सामने। ये लीजिए, मैं वहीं पर लेके चलता हूं। ये लो सर, ट्रांस हिमालय। ये देखिए, तो ट्रांस हिमालय में हम 3 श्रेणियों को पढ़ने वाले हैं। पहली श्रेणी का नाम है काराकोरम श्रेणी, उसके नीचे है लद्दाख श्रेणी, और फिर उसके बाद है दोस्तों जास्कर श्रेणी। ठीक है जी, काराकोरम श्रेणी में आप बहुत सारे ग्लेशियर के नाम यहाँ पे देखेंगे। बाल्टोरा, हिमनद बोलो, ग्लेशियर बोलो। उसके बाद यहीं पर आपको काराकोरम श्रेणी में ही केटू, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है जी, उसके बाद ये नाम आपने जरूर सुना होगा, सियाचिन ग्लेशियर। भारत और पाकिस्तान के मध्य यहाँ पे संघर्ष भी हुआ था, ऑपरेशन मेघदूत का नाम भी आपने सुना होगा। और इसी सियाचिन ग्लेशियर से जो नदी निकलती है उसका नाम है नुब्रा नदी। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे रीमो हिमनद से भी एक नदी निकलती है जिसका नाम है श्योक नदी। फिर यहाँ पे लद्दाख श्रेणी में है नुब्रा घाटी और पुंगा घाटी। और लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य जो नदी बहती है वो है दोस्तों सिंधु नदी। तो कुल मिला के बुक में इस तरीके से शानदार चित्रों के माध्यम से आप यहाँ पे समझ सकते हो। तो ये था दोस्तों ट्रांस हिमालय। फिर उसके बाद आ जाता है हिमालय, और हिमालय में भी महान हिमालय। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप ये देखेंगे ITSZ, जो ये जोन है, ये ट्रांस हिमालय को हिमालय से अलग करता है या महान हिमालय से अलग करता है। ये बीच में ये अलग करने का कार्य करता है। देखिए थ्योरी पे चलते हैं, सारी बातें आपको समझ में आएगी। तो ट्रांस हिमालय हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए बुक में क्या क्या बिंदु लिखे गए हैं। ट्रांस हिमालय एशिया के प्रमुख पर्वतीय क्षेत्रों में से एक है, जो तिब्बत के पठार के उत्तर में स्थित है। इसे पार हिमालय भी कहते हैं। ये उपनाम ध्यान रखिएगा ट्रांस हिमालय का, पार हिमालय, क्योंकि ये हिमालय को पार करने पे आता है। ठीक है साहब, यह क्षेत्र मुख्यतः 3 पर्वत श्रृंखलाओं में, और इनका क्रम भी आप ध्यान रखना। पहले नंबर पे है उत्तर दिशा से अगर हम दक्षिण की तरफ जाते हैं तो काराकोरम, फिर उसके बाद है लद्दाख, और फिर उसके बाद है जास्कर। ठीक है, इन पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाई और भौगोलिक संरचना इन्हें विशेष बनाती है। तो हमने ये ट्रांस हिमालय को 3 श्रेणियों में दोस्तों डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब देखिए सर्वोच्च चोटी की अगर हम बात करें तो सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी? K2 हो जाएगी। और इसकी ऊंचाई भी आप ध्यान रखें 8611 मीटर। यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। अगर इसकी लंबाई देखेंगे आप तो 1000 किमी है, चौड़ाई 250 किलोमीटर है, और औसत ऊंचाई है इसकी 4000 मीटर। ठीक है जी, इसके उपनाम देख लीजिए ट्रांस हिमालय के। एक तो है 33 हिमालय, तिब्बती हिमालय और पार हिमालय भी इसको बोला जाता है। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पूर्व में हो चुका था दोस्तों। ठीक है जी, ये बात आप जानते ही हैं। और यहाँ पे चट्टानों की अगर हम बात करें तो टर्शरी से लेकर कैम्ब्रियन युग तक की यहाँ पे चट्टानें पाई जाती है। पूर्ववर्ती नदियों का उद्गम, जिसमें सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र आती है। इसका मतलब आप समझिए कि पूर्ववर्ती नदियों से यहाँ पे मतलब क्या है? पूर्ववर्ती नदियों से मतलब है कि ट्रांस हिमालय जब नहीं था उससे पहले यहाँ पे ये नदियां बहती थी। ठीक है, जिसमें सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र, क्योंकि नदियों के द्वारा ही अवसाद लाया गया। और फिर कोबर का नियम भी तभी लागू होता है ना। उम्मीद है मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। ट्रांस हिमालय मूलतः यूरेशिया का हिस्सा है, एशियाई प्लेट का। ट्रांस हिमालय को हिमाचल यानी कि महान हिमालय से इंडो सांगपो सचर जोन, जिसको हम ITSZ अलग करती है। यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले हमने ये बात डिस्कस भी की थी। वापस से मैं चित्र के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि ये देखिए इंडो सांगपो सचर जोन ये रहा।
जो कि महान हिमालय को जास्कर श्रेणी से या ट्रांस हिमालय से अलग करता है, ये वाला। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक कहाँ तक हम पहुँच गए थे? ठीक है, ये हो गया था, हमने अलग कर दिया था। हिंज लाइन भी इसको बोलते हैं। अब इसके आगे की चर्चा करते हैं। ये लो साहब, उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे, यह पर्वत श्रृंखला पाकिस्तान, भारत और चीन के बीच फैली हुई है। वही ट्रांस हिमालय की बात की जा रही है। लद्दाख पठार, जो कि क्या है, भारत का सबसे ऊंचा पठार है, 5400 मीटर, जो भारत का एकमात्र ठंडा मरुस्थल है। इस लाइन से कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। ठीक है जी। अब देखिए, तीनों श्रेणियों को लेके अब हम बात कर लेते हैं। पहली श्रेणी आपके सामने है, जिसका नाम है काराकोरम श्रेणी। ठीक है। अब देखिए, भौगोलिक स्थिति, इसके उपनाम, इसके उच्चतम शिखर, एक एक बिंदु को हम आराम से पढ़ते हुए, समझते हुए, याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लोकेशन स्थिति को देखिए आप। काराकोरम पर्वत श्रृंखला पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र, भारत के लद्दाख क्षेत्र और चीन के शिनजियांग क्षेत्र में फैली हुई है दोस्तों। काराकोरम श्रेणी, अगर आप इसको भारत के मैप में देखना चाहें तो मैप में मैं आपको आसानी से दिखा देता हूं, ताकि आपको इजीली समझ में आए काराकोरम श्रेणी किस प्रकार से इसका विस्तार है। ये देखिए, आपको मैप के माध्यम से मैं क्लियर करना चाहता हूँ। ये देखिए दोस्तों, आप अगर यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये रही काराकोरम, और ये इसका विस्तार कुछ इस तरीके से हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे जो मैंने ड्रॉ किया है, काराकोरम के नीचे लद्दाख है, फिर जास्कर है। ये तीन श्रेणियों का सीक्वेंस भी परीक्षा में पूछा जाता है ना। तो उत्तर से दक्षिण की ओर इनको आपको जमाने के लिए भी बोला जा सकता है। ठीक है। हाँ जी, देखिए आगे बढ़ते हैं वापस से। ये लो साहब, काराकोरम श्रेणी। तो उम्मीद है समझ गए होंगे आप किस प्रकार से पाकिस्तान, भारत और चीन क्षेत्र में ये फैली हुई है। इसके उपनाम, उच्च एशिया की रीढ़ इसको कहते हैं, मध्य एशिया की रीढ़। महाभारत काल में इसे कृष्णगिरी कहा जाता था दोस्तों, काराकोरम। उसके बाद इसके उच्चतम शिखर की बात करें तो इस श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? केटू है, जो कि वर्तमान में दोस्तों कहाँ पे है? पीओके में है। ये भी आप ध्यान में रखें। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर, और फिट में वैसे पूछी जाती नहीं है परीक्षा में, बाकी ये भी आप ध्यान रखना चाहें तो। यह माउंट एवरेस्ट के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है केटू। और अन्य शिखरों में गाशर ब्रूम फर्स्ट, सेकंड ब्रॉड पीक और माशेर ब्रूम, ये नए प्रमुख शिखर हैं। और अगर आप ग्लेशियर के नाम देखना चाहते हैं तो ये देखिए, सियाचिन का नाम आप सभी ने जरूर सुना होगा। तो ये ग्लेशियर के नाम है, आप देख सकते हैं। सियाचिन ग्लेशियर यहाँ का सबसे लंबा ग्लेशियर है, ये ध्यान रखें आप। सबसे लंबा ग्लेशियर अगर आपसे पूछा जाए तो सियाचिन है, और लंबाई इसकी कितनी है? 76.64 किलोमीटर है दोस्तों। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है, जो ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर स्थित है। टेम्परेचर यहाँ पे दोस्तों माइनस में है। ये सब बातें आप ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। दुनिया का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। ठीक है। काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी एवं रीमो ग्लेशियर से श्योक नदी का उद्गम होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये देखिए चित्र के माध्यम से भी आपको बताया था, वापस से मैं आपको दिला देता हूँ याद। ये रही हमारी काराकोरम श्रेणी, और यहाँ पे देखिए सियाचिन से नुब्रा नदी निकल रही है।
और रीमो से श्योक नदी यहाँ पे निकल रही है। ठीक है बात। चलिए जी, ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। अब आ जाइए काराकोरम श्रेणी के नीचे जो श्रेणी है जिसका नाम है दोस्तों लद्दाख श्रेणी। आइए इससे जुड़ी हुई बातें भी हम डिस्कस करते हैं। लद्दाख श्रेणी उत्तरी भारत के लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम व जास्कर के मध्य स्थित है। भाई अभी हमने भारत का जो मैप है उसमें आपने देखा कि सबसे ऊपर है काराकोरम, फिर उसके नीचे है लद्दाख, है ना, और फिर उसके नीचे है दोस्तों जास्कर श्रेणी। ठीक है, सर्वोच्च चोटी लद्दाख श्रेणी की तो यहाँ पर आप देखिए राका पोसी, जो कि 7788 मीटर इसकी हाइट है। उसके बाद जलवायु यहाँ की अत्यंत शुष्क है, इसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। वन्य जीव बर्फीले तेंदुए, हिमालयी नीली भेड़, तिब्बती जंगली गधा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोई खास बात नहीं है। बौद्ध संस्कृति, लद्दाख क्षेत्र में बौद्ध धर्म का बहुत गहरा प्रभाव है। यहाँ कई प्राचीन मठ जिनका नाम है हेमिस मठ, थिक्से मठ और शांति स्तूप स्थित हैं। ये भी प्रश्न आया हुआ है परीक्षा में। और ये देखिए दोस्तों, पेगोंग झील, यह खूबसूरत झील लद्दाख और तिब्बत की सीमा पर स्थित है और अपनी नीली जल राशि के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे है, ध्यान रखें आप। ठीक है जी, इसके नीचे है दोस्तों जास्कर श्रेणी। ये लीजिए, जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिण पर्वत श्रेणी है। बिल्कुल, ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं। सबसे ऊपर काराकोरम, फिर बीच में है लद्दाख और फिर सबसे दक्षिण में है जास्कर, जिसके उत्तर में लद्दाख है एवं सिंधु नदी स्थित है। ठीक बात है। इसकी सर्वोच्च चोटी है कामेत, जो उत्तराखंड में स्थित है। जास्कर श्रेणी के दक्षिण में इंडो सांगपो सचर जोन ITSZ स्थित है। इसे हिंज लाइन के नाम से भी जाना जाता है। यह ट्रांस हिमालय को हिमालय से अलग करती है। वापस से मैं आपको रिकॉल करवाना चाहूँगा कि ट्रांस हिमालय से हिमालय को ITSZ कैसे अलग करती है। चित्र आप देखिए मित्रों, ये रहा, ये देखिए, ये रही आपकी जास्कर श्रेणी, है ना, और जास्कर श्रेणी के नीचे है ITSZ, और इस ITSZ के नीचे यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाता है, हिमालय स्टार्ट हो जाता है। हिमालय में भी दोस्तों महान हिमालय। तो ये हम बोल सकते हैं ना कि ट्रांस हिमालय को हिमालय से अलग करती है ITSZ, इंडो सांगपो सचरजो। उम्मीद है ये बात अब आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा ट्रांस हिमालय कंप्लीट होता है। अब मैं आपको वापस से देखिए एक बात कहना चाहूँगा। ये देखिए, ये सारी बातें हमने पढ़ी दोस्तों, लद्दाख श्रेणी पढ़ी, जास्कर श्रेणी पढ़ी और काराकोरम श्रेणी पढ़ी। यहाँ हर लाइन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। जो भी हमने ये सब कुछ डिस्कस किया, तो मुझे ये बोलने की आवश्यकता नहीं कि ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ से सारे प्रश्न परीक्षा में जो ये हर लाइन क्वेश्चन के फॉर्मेट में आप समझो। ठीक है, तो ये हमारा अब ट्रांस हिमालय यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट सेशन में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे दोस्तों हिमालय पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, फिर इसको भी हम आगे 3 भागों में डिवाइड करेंगे, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक में। एक एक का क्लासिफिकेशन शानदार तरीके से चित्रों के माध्यम से, मैप के माध्यम से हम कवर करते हुए चलेंगे दोस्तों। ठीक है, और ये बुक आप
ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे एक नंबर दिया गया है, वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और इस बुक को आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और ऑफलाइन भी ये बुक मार्केट में दोस्तों अवेलेबल है। ठीक है, और जो भी नोट्स बनाने की जो टेंशन है उससे आप फ्री हो सकते हैं कि सब कुछ डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, केवल आप पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में अब हम ये स्टार्ट करेंगे दोस्तों हिमालय पर्वतीय प्रदेश। उम्मीद है आज के सेशन में हमने देखिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को हमने समझा, किस प्रकार से उनके मध्य गतियां होती है उनको हमने समझा। उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।